एक बार, बस एक बार तुमने मुझसे मांग लिया होता फराज, तुम्हारी ये बदकिस्मत बीवी अपना दिल भी निकालकर तुम्हारे कदमों में रख देती। मैं जो हड़बड़ाते हुए हाँक कर इसको सेन में ही गड़ा बनाकर अंदर गिरा चुका था, इसकी ये बात सुनकर एक पल को रुका। एक बिजार सी नजर इसके पूरे वजूद पर डाली। मैं बेलचे से मट्टी इसकी टांगों पर डाल चुका था। इसकी टांगों से खून रिस कर मट्टी को भी भिगो रहा था। मेरी नजर इसके काले चेहरे पर गई। बिलाशुबा इसकी आंखें गहरी मोटी थीं, मगर आज इनमें कई ख्वाब टूटने का दुख था। इनमें आंसू थे और वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि ईमान टूट जाने और एतबार खत्म हो जाने के थे। इसने एक बार भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की थी, ना ही पलटकर मुझे जवाब दिया था। मैं इस पर मट्टी डाल रहा था और वो सिसक सिसक कर रोती मुझे देख रही थी। तो जैसी कलमोही का चेहरा देख देख कर मेरे लिए सांस लेना भी महाल हो चुका था। तेरी शक्ल ही इतनी बदसूरत है जिसे देखकर ही उबकाइयां आने लगती थीं। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब तेरी मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। वो मर रही थी, इसकी सांस उखड़ रही थी और वो बस एक तरसती नजर मुझ पर डालकर अपनी आंखें मूंद चुकी थी। गोया मौत को खुद ही गले लगाकर अब्दी नींद सो गई। और मेरी सफाकी का ये आलम था कि मैंने जल्दी से इसके वजूद पर मट्टी डाली, यहाँ तक कि जमीन बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। किसी को ताजा मट्टी खोदे जाने पर शक ना हो, इसलिए वहां मुख्तलिफ फूलों के गमले लाकर रख दिए। ये सारा काम निपटाकर मैं एक गहरी सांस खारिज करता हुआ बैठ चुका था। कितना आसान था ना इस औरत से जान छुड़वाना। मैं तो बिला वजह ही डर रहा था। एक कहका मैंने हवा की नजर किया और आंखें मूंद कर सोफे से टेक लगाए बैठ चुका था। अभी आंखें मूंदी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। न जाने इस वक्त कौन आ चुका था। फौरन जाकर दरवाजा खोला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने तो मेरी ही बीवी। मेरे दिमाग में बार बार वही जुमले सुनाई दे रहे थे। अरे यार, इस लड़की से ही मोहब्बत होनी थी तुझे। जी भरकर काली, गोया अफ्रीकन हबशियों जैसी तो शक्ल है इसकी। अपना रोबो दबदबा देख फराज, तुझ पर तो एक से एक मॉडर्न लड़की दिल हार बैठे। सब चुटकियों में तेरे कदमों में ला सकते हैं। और वो अपनी कोलीग शुमाइला, मारिया, इनका तो बस नहीं चलता कि बगैर किसी रिश्ते के तेरे साथ रहने लगे। इन सब के बावजूद तुम उस लड़की से मोहब्बत कर बैठे हो जिसकी शक्ल देखकर ही बंदे का दिल खराब हो जाता है। दोस्तों के ऐसे कई अल्फाज मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, जिनके जवाब में सिर्फ मैंने इतना कहा था कि मोहब्बत कभी भी जिस्म और रंग देखकर नहीं होती। मेरी तो बस अब सांसें भी मेरी बीवी से मिल चुकी हैं। दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मगर मैं एक कदम भी पीछे ना हटा। क्या सच में आपको मुझसे इस कदर मोहब्बत हो गई है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कोई मुझसे इस कदर भी मोहब्बत कर सकता है। इसने शर्माते हुए आंखों में आंसू लाकर मेरा हाथ अपने हाथ में थामा था। हाँ मेरी शहजादी, तुम सोच भी नहीं सकती तुम मेरे लिए किस कदर अहम हो। तुम्हारी रूह से इश्क करके मैं तो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा हूँ। मैंने मुकाबिल बैठी अपनी बीवी का हाथ लबों से लगाकर कहा तो वो सटपटाकर सर झुका गई। इसे तो लगा था कि इसकी कभी शादी होगी नहीं, मगर मेरी मोहब्बत देखकर वो तो मुझ पर जान निछावर करने लगी थी। हम कितनी ही देर बैठकर यूं ही बातें करते रहे थे। वो दुल्हन बनी बैठी थी। जब रात काफी हो गई तो मैंने माजबीन से कहा कि जाकर चेंज कर लो। मैंने खुद आगे बढ़कर इसे बिस्तर से उठाया और अपनी पसंद का सूट निकालकर इसे दिया। वो तो बस मुझे मोहब्बत पाश नजरों से देखे जा रही थी। इसके जाते ही मैं कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में आ गया। सिगरेट की तलब हुई तो फौरन जलाकर लबों से लगा लिया। एक शैतानी मुस्कुराहट मेरे लबों पर सजी थी। धुएं का मरगोला खारिज करके मैंने अपनी जीत का जश्न मनाया था। आज मैं इस घर की बालकनी में खड़ा था, जिस घर के गेट के बाहर मुझे खड़ा देखकर वॉचमैन ने धुतकार कर वहां से जाने का कहा था। मुझ जैसे मिडिल क्लास शख्स का तो वहां खड़ा रहना भी 2 टके के वॉचमैन को बुरा लगा था, क्योंकि ये अमीरों की कॉलोनी थी और ये घर तो जैसे मेरे दिल को भा ही चुका था। उस रोज मैंने भी खुद से वादा किया था कि इस घर का मालिक तो बनकर ही रहूंगा। 6 माह की तगोदित के बाद आज वो दिन आ चुका था जब मैं इस घर में एक शान से खड़ा था। यूं ही सोचों में गुम था जब महाजबीन आई और मुझे पीछे से अपने हसार में ले लिया। इसके सियाह जिल्द हाथ मेरे सामने आए तो दिल शिद्दत से बेचैन सा हुआ था। दिल चाहा कि एक ही झटके से इस काली चमड़ी को खुद से दूर कर दूं, मगर मजबूरी थी। अभी तो मुझे इसका एतबार जीतना था।
वरना कहाँ मैं दूध जैसा सफेद पुरकशी शख्सियत का मालिक, और कहाँ वो जिसका रंग ही इस कदर सांवला था कि देखकर ही बेजारी महसूस होने लगती थी। मुझे तो बस इसकी दौलत का लालच था। ये सारा ढोंग तो बस इस दौलत की खातिर रचाया गया था। मैंने पूरा 1 महीना लगाकर माजबीन का एतबार जीता था। इसे खुद पर इस कदर यकीन दिला दिया कि वो तो अब मुझ पर आंख बंद करके यकीन करने लगी थी। इसने अपने ज्यादातर मामलात मेरे ही सुपुर्द कर दिए थे, क्योंकि इसके वालिदैन हयात ना थे और वो अकेली ही सारी जायदाद की मालिक थी। वो मासूम थी, मुझ पर अंधा यकीन करती थी, इसलिए मेरी बातों में जल्दी फंस चुकी थी। इसके लिए इतना ही काफी था कि एक खूबरू लड़का इसके पहलू में बैठा है। बाहर की दुनिया भले ही इसका मजाक उड़ाती थी, मगर वो मेरी मोहब्बत पाकर हर तजलील और कमतरी भूल चुकी थी। मैंने अपने नंबर बढ़ाते हुए माजिबीन को साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे घर में जरूर रह रहा हूँ, मगर मैं अपनी कमाई से ही अपने अखराजात को पूरा करूंगा। तुम्हारे पैसों में से एक पाई भी नहीं लूंगा। माजिबीन को मेरी खुददारी देखकर मुझ पर रश्क आया था। चंद रोज गुजरे तो मैं निढाल सा बोझल कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। मुझे परेशान देखकर माजिबीन परेशान हो चुकी थी और पूछने लगी कि आखिर उदासी की वजह क्या है। मैं पहले तो टालता रहा, मगर जब इसने मुझे अपनी कसम दी तो मजबूरन मुझे इसकी बात मानना पड़ी और चेहरे पर दुनिया भर के दुख लाते हुए कहने लगा कि दरअसल मैंने अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट की थी। इसके लिए मुझे अपने बाप की विरासती जमीन को भी गिरवी रखना पड़ा। जिस शख्स के साथ इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हमारी रकम लेकर रफू चक्कर हो चुका है। जब माजिबीन ने यह सुना तो इसके चेहरे पर नागवारी उभर आई। इसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर मुझे एक पल को हंसी आई थी। वो तो गुस्से में भी किसी चुड़ैल से कम ना लगा करती, मगर बजाय खुद को नॉर्मल रखते हुए मैं यूं ही अफसरदा सा बैठा रहा। वो कहने लगी अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वो इन लोगों को पकड़वा देगी, मगर मैंने फौरन बहलाते हुए कहा कि ये नामुमकिन है। वो तो दूसरे मुल्क भाग चुका है, अब तक तो इन पैसों को खा भी चुका होगा। मेरी बीवी परेशान हो गई। तभी मैं अफसरदा सा रोकर बोला कि मुझे इस बात का दुख नहीं, बस तकलीफ तो इस बात की है कि मेरे अब्बा की जमीन मेरे हाथ से निकल गई। अब लाखों रुपए कहाँ से लाकर वो जमीन वापस लूंगा। मेरी बात सुनकर माजिबीन तड़प ही तो उठी थी। फौरन बोली, आप फिक्र ना करें, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो सब मैं अदा करूंगी। इस तरह बीवी से 50 लाख रुपए हत्या कर मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। यही तो मेरा मकसद था। मेरी तो माहाना 50,000 तनख्वाह थी और अब एक छोटे से ड्रामे से मैं 50 लाख का मालिक बन चुका था। माजिबीन बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती और मुझे छूती, मगर इसका ये लिम्स मुझे कराहत पर मजबूर कर दिया करता। दिल करता कि इसे छोड़कर वहां से भाग निकलूं, मगर मजबूरी थी, इसके साथ रहना भी जरूरी था। बस धीरे धीरे से मैं इससे कभी कोई बहाना बनाकर तो कभी कोई पैसे हत्या कर अपना मकसद पूरा करता जा रहा था, और वो भी मेरी बातों में आकर वो पैसे मेरे हाथ पर रखती जा रही थी। एक रोज माजिबीन ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं परेशान सा हो चुका था। माजिबीन मेरे पास आई और कहने लगी कि फराज, हमारी शादी को 4 माह हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि अब हमें अपने आगे की जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजे। इसके मुंह से जब ये बात सुनी तो अंदर ही अंदर में आग की भट्टी में जल चुका था। इस जैसी औरत के साथ भला मैं कोई रिश्ता कैसे रख सकता था। दिन ब दिन माजिबीन की मेरे साथ बढ़ती हुई उम्मीदें और मान देखकर मुझे अब उकताहट होने लगी थी। इसके साथ तो 2 मिनट भी गुजारना मुश्किल था। भला मैं इसे औलाद पैदा करके सारी जिंदगी के लिए इसके साथ क्यों बंध कर रह जाता। मैं तो ये सोच चुका था कि किसी न किसी तरह अब माजिबीन से अपना पीछा छुड़वाकर किसी हसीन लड़की से शादी करूंगा। आखिर को वो वक्त भी जल्द ही आ गया जब मेरी इस ख्वाहिश की भी तकमील हो गई। शायद पूरी दुनिया में मुझ जैसा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं गुजरा था जिसने जो चाहा था वो पा लिया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मैंने घर आने से पहले माजिबीन से कहा कि वो अपनी शादी का अरूसी जोड़ा पहनकर तैयार हो जाए। आज मेरे पास इसके लिए एक सरप्राइज है। मेरी बात सुनकर वो तो खुशी से चहक उठी थी और कहने लगी कि मेरे आने से पहले वो तैयार हो जाएगी। मैं बहुत कुछ सोच चुका था। बज़ाहिर करना मुश्किल था, मगर जब इरादा कर लिया था तो मैं इस इरादे को तकमील तक भी पहुंचा सकता था। मैं जब घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। मगरिब होने में अभी खासा वक्त था। जब पहुंचा तो मुझे माजिबीन कहीं नजर न आई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर देखकर मैं एक पल को चौंका था। हर सू खूबसूरत कैंडल्स और फूल की पत्तियों से सजावट कर रखी थी, जबकि सामने बेड पर माजिबीन दुल्हन बनी सर झुकाए बैठी थी।
इसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। मैं एक पल को खुलकर मुस्कुराया था। भला इस जैसी सड़ी हुई कलमोही को घूंघट में छुपने की क्या जरूरत थी? वो तो दुल्हन बनकर भी प्यारी ना लगती थी। यूं ही काली सड़ी हुई शक्ल जिसे देखकर ही दिल उचाट हो जाया करता। मगर खैर, मैं मुस्कुराया और पैंट की जेब में हाथ डालकर माजबीन तक पहुंचा। वो यूं ही बैठी थी, मैं आगे बढ़ा और शायद जिंदगी में आखिरी बार अपना हाथ आगे बढ़ाकर माजबीन का वो सख्त मर्दाना हाथ थाम लिया। मेरे सफेद गुलाबी हाथों में इसका स्याह हाथ देखकर ही मुझे मगरूर कर रहा था। मैंने हाथ पकड़कर इसे बिस्तर से उठाया था। वो शर्माते हुए मेरे साथ खड़ी हो गई। वो नहीं जानती थी कि मैं इसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कमरे से निकलकर बाहर सहन में आ गया, जहां आज बादल और हल्की हवा ने मौसम को खुशगवार बना रखा था। मैंने माँ जबीन का हाथ थामा और बोला कि जानती हो जबीन, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। माँ जबीन ने मेरी जानिब देखा और एक मुस्कुराहट सजाकर कहने लगी, आपसे सुनकर मुझे खुशी होगी। माँ जबीन की बात सुनकर मैंने मायने खेज नजरों से इसकी जानिब देखा था और फिर एक तंजिया मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालते हुए इसकी गर्दन को अकब से अपने हाथ में दबोच लिया। मेरी सख्ती महसूस करके वो हैरान हुई थी, मगर अगले ही पल अपने हाथ में मौजूद लोहे का रॉड इसकी एक टांग पर दे मारा। वो इतना शदीद था कि जबीन जमीन पर गिरकर चीख उठी। इसे गिरता हुआ देखकर मैंने हाथ थामकर इसे दोबारा उठाया और बोला, यार माँ जबीन, तुम गिर कैसे गई? मैंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार करना था, तुम तो इतना भी बर्दाश्त ना कर सकी। माँ जबीन बेयकीनी से मेरी आंखों में देख रही थी। इसके जहन में शायद कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। वो कुछ बोलती इससे पहले ही मैंने वो लोहे का रॉड दोबारा इसकी दूसरी टांग पर दे मारा। वो कराकर गिरने लगी थी, मगर मैं इसे हाथ से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो सिसक कर मेरी जानिब देखने लगी और मैंने देखते ही देखते वो जंग आलूद रॉड इसके मनहूस काले चेहरे पर मार दिया। इसका गाल लोहे की राड लगने की वजह से फट चुका था। वो जमीन पर गिरी थी और रोते हुए मेरी जानिब देखकर कहने लगी कि आप मुझे किस बिना पर मार रहे हैं? ये मोहब्बत तो नहीं है फराज, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने एक नजर इस पर डाली और गुस्से से इसके बालों को पकड़कर दबोचते हुए अपने सामने किया और हकारत से कहने लगा कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम इंतहाई बदसूरत हो। तुम जैसी लड़की से तो सिर्फ और सिर्फ नफरत हो सकती है। मोहब्बत तो दूर दूर तक तुमसे कोई कर ही नहीं सकता। दर हकीकत मुझे तो मोहब्बत तुम्हारी दौलत और शान और शौकत से थी, जो कि अब तुम्हारे मरने के बाद मेरी हो जाएगी। अगर तुम जरा सी भी खूबसूरत होती ना, तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। तुम्हें अपने करीब देखकर मुझे उलझन होती थी। दिल करता था तुम्हें नोच डालूं, तुम्हारी ये सियाह चमड़ी काट डालूं, मगर मजबूर था। मैं अपने दिल का गुबार निकालते हुए साथ साथ इसे मार भी रहा था। वो हर चोट पर कांप उठती, मगर एक बार भी आंखें बंद नहीं की थीं। वो आंसू बहाती मुसलसल मेरी जानिब देख रही थी। इतना कहकर मैंने अंधाधुंध वो लोहे की रॉड इससे मारना शुरू कर दी। शायद ही किसी लड़की के लिए इससे जायद तजलील हो कि पहले इसके साथ मोहब्बत का ढोंग रचाया जाए और फिर इस पर खुल्लम खुल्ला जुमले कसे जाएं। वो रो रही थी, इसकी आंखों में आंसू थे और बस मुझसे गोया अपनी मौत मांग रही थी। हाँ, ये बात सच थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इसकी मोहब्बत में आज तक कोई कमी नहीं आई थी। वो दिल व जान से मुझे चाहती थी, मगर मैं इसकी मोहब्बत की कदर कैसे करता? मुझे तो बस पैसे और दौलत की कदर थी। इसके वजूद में सकत खत्म हो चुकी थी और वो बेसुध अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसके नाक और मुंह से बेतहाशा खून बह रहा था। मैं इसे मारकर इसकी जी भरकर तजलील कर रहा था। जब देखा कि वो अब नहीं बचेगी, तो फौरन सैंड के कच्चे हिस्से में गड़ा खोदने लगा। वो गड़ा ही इसकी कब्र बनने वाला था। मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए गड़ा खोदने के बाद फिर इसे घसीटते हुए इस गड्ढे में गिरा दिया। वो मुंह के बल इस गड्ढे के अंदर गिरी थी, मगर हिम्मत करके पलटकर इसने एक फीकी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली थी और बोली कि काश फराज, आप मुझसे मेरी दौलत मांग लेते। अगर मुझे पता होता कि आपको मुझसे ज्यादा मेरी दौलत से मोहब्बत है, तो मैं सब कुछ आपके कदमों पर ही वार देती। काश आप अपनी मोहब्बत पर ना सही, मेरी मोहब्बत पर ही यकीन रख लेते। इसके अल्फाज का मुझ पर कोई असर ना हो रहा था। मैंने फौरन इस पर मिट्टी डाली और कब्र को बंद कर दिया और फिर ऊपर गमले रख दिए ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पर कोई गड्ढा खोदा गया था। ये काम मुश्किल तो ना था, बस हिम्मत चाहिए थी। फाइनली महजबीन नाम का चैप्टर मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका था। मैं बिस्तर पर गिर सा गया था और आंखें मूंद कर सुकून की नींद सोने लगा।
मुझे नींद में गए अभी 2 घंटे ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। न जाने इस वक्त कौन आ चुका था। मैंने तो आज मुलाजमा और चौकीदार को भी छुट्टी दे रखी थी। जब गेट पर पहुंचा तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तो अंकल मुश्ताक थे, माजबीन के सगे चाचा। उन्होंने ही माजबीन को इसके वालिदैन की मौत के बाद संभाला था। घर के अंदर आए तो मुझसे माजबीन का पूछने लगे। वो हमारी शादी के बाद दुबई किसी काम से चले गए थे और 2 दिन पहले ही वापस आए थे। मेरे तो उस पल पसीने छूटे थे, मगर हिम्मत करके कहने लगा कि वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर डिनर करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। अंकल मुश्ताक काफी देर वहां बैठे रहे और मेरे गले पर तलवार लटकती रही। जब 11 बजे तक भी महाजबीन वापस ना आई तो वो मजबूरन घर से चले गए और कहने लगे कि कल दोबारा आएंगे। मेरे तो हाथ पैर फूल चुके थे। आखिर क्या बहाना बनाता कहाँ गई थी महाजबीन। वो सारी रात बेचैनी से गुजरी और फिर मैं एक नतीजे पर पहुंचा। सुबह होते ही मैंने ये खबर फैला दी कि माजबीन भाग गई है। इसके इक्का दुक्का रिश्तेदार घर तक आए, पूछा भी, मगर मैंने खुद तैश में आकर सदमे का इजहार किया और कहा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, बस इतना जानता हूं कि कल रात डिनर का बहाना करके जब निकली थी तो इसके साथ इसका पासपोर्ट भी था। अंकल मुश्ताक काफी परेशान हो चुके थे। मैं जानता था वो आराम से बैठने वाले नहीं थे। मैं गुस्से में इस जमीन पर पहुंचा जहां माजबीन को दफनाया था और इसे गालन गलोच करता जमीन पर ठोकरे मारने लगा, जो मरकर भी मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। चंद रोज गुजरे तो अंकल मुश्ताक वापस आए और संजीदगी से बोले कि माजबीन जा चुकी है, अब बेहतर है कि तुम भी वापस चले जाओ। ये घर मेरे भाई साहब का था, इसका मालिक मैं हूँ। इसकी मुंह से जब ये सुना तो दिल चाहा उसी रॉड से इसका भी वही हशर करूं, मगर मजबूर था। फौरन बोला कि माजबीन ये घर मेरे नाम करके जा चुकी है। अंकल मुश्ताक के तो होश उड़े थे, कहने लगे मैं नहीं मानता, अगर ऐसा है तो मुझे कागजात दिखाओ। मेरे पास तो कुछ भी मौजूद ना था। हड़बड़ाकर कहा कि कल तक दिखा दूंगा। किसी ना किसी तरह वो वहां से जा चुके थे। अब सबसे पहले मुझे नकली कागजात बनवाने थे। मैंने घर के जाली कागजात तैयार करवाए और अब बस इन पर माजबीन का अंगूठा लगवाना रहता था। आखिर इस नतीजे पर भी पहुंच ही गया कि मट्टी खोदकर इसके अंगूठे का निशान लेकर रहूंगा, वरना ये जायदाद हाथ से चली जाएगी। उस रोज जब मैंने मुलाजमा और चौकीदार को छुट्टी देकर इस जमीन को खोदा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो माजबीन का वजूद मौजूद ही ना था। मैं पागलों की तरह मट्टी हाथ में उठाकर हाँफ रहा था। आखिर वो कहाँ जा सकती थी। इतनी जल्दी तो जिस्म खराब नहीं होता, कम अज कम हड्डियां तो बिल्कुल भी नहीं गलती। मैं गुस्से से जमीन पर कूदा तो मुझे हैरानगी हुई। मेरे पैर पटकने पर जमीन से जमीन की नहीं किसी लोहे पर लगने की आवाज आई थी। ये क्या चक्कर था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने फौरन इस मट्टी को हटाया तो नीचे एक स्टील का दरवाजा दिखाई दिया। जब इस दरवाजे को खोला तो वो अंदर की जानिब खुलता चला गया। अंदर चंद सीढ़ियां थी। मैं तो हैरानगी से आसपास देखे जा रहा था। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं झुक कर चला गया था। वो पैसों और जेवरात से भरा पड़ा था। वहीं एक लॉकर भी मौजूद थी। इतनी जायदाद देखकर मेरे मुंह में पानी सा आ गया। मगर वहीं दीवार में एक गोल ढक्कन नुमा दरवाजा था। मैंने तजस्सुस से इसको खोला तो चौंक गया। वो तो एक सुरंग बनी हुई थी। मुझे फिल वक्त माजबीन का गायब होना भूल चुका था। बस इतना याद था कि यहाँ दौलत मौजूद है और हो सकता है कि सुरंग में जाकर और ज्यादा दौलत मिल जाए, कोई बड़ा खजाना। मैं सुरंग में रिंगते हुए जाने लगा। वो सुरंग एक दरवाजे पर जाकर खत्म हुई, जिसे जूं ही खोलकर बाहर निकला तो मुंह के बल जमीन पर गिरा। गिरते ही जब आंखें खोली तो सामने 2 निस्वानी कदम दिखाई दिए, वही मखसूस सांवले पांव। धीरे धीरे जो नजरें उठाकर देखा तो जो तस्वीर सामने आई, मेरी तो रूह फना हो चुकी थी। सामने तो सही सलामत माजबीन खड़ी थी, बस इसके दाएं गाल पर स्टिचेस अभी भी मौजूद थे। मेरा तो सांस रुक चुका था। ये एक कमरा था जिसकी दीवार में ये दरवाजा आईने की मानित नस्ब किया गया था। मुझे ठीक से याद था कि ये कमरा अंकल मुश्ताक का स्टडी रूम था, जिसके आईने के बिल्कुल सामने वो बैठे थे जब मैं और माजबीन इनसे मिलने आए थे। तभी वहां अंकल मुश्ताक और पुलिस ऑफिसर भी आ चुके थे। माजबीन आगे बढ़ी और एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और बोली, क्या समझते थे तुम्हारा सच मुझसे छुप चुका है? क्या मैं अंधी थी जो तुम्हारा लालच ना भांप सकती? तुम्हें तो सिर्फ दौलत और सफेद चमड़ी की हवस है। मुझसे निभा करके तो देखते ये सब तुम्हारे कदमों की धूल बनाकर रखती, मगर अब तुम्हारी औकात तुम्हें याद आएगी जब मेरा साया तुमसे छीन लिया जाएगा। इतना कहकर माजबीन वहां से जा चुकी थी। अंकल मुश्ताक ने मुझे कई घूंसे और थप्पड़ मारे थे। मैं रो रहा था, बिलक रहा था, माजबीन से माफी मांग रहा था।
मगर आज वो पत्थर की हो चुकी थी। उस पल मुझे इसकी सियाह रंगत नहीं, इसकी अच्छाइयां याद आई थीं, मगर मैं तो मोहब्बत से यतीम हो चुका था। पुलिस वाले मुझे घसीट कर वहां से ले जा रहे थे और माजबीन ने पलट कर भी मेरी जानिब नहीं देखा था।